Assalamu alaikum. Today we will discuss about psychological aspects of aging. Every man desire to live long, but no man want to old. With medical advancement and improvements in living conditions, people can now expect to live longer lives than even before. So, first of all, we will discuss about aging, that what is aging and what are the effects of aging. Declining ability to respond to stress, increasing imbalance, increased risk of morbidity and mortality is called aging. So aging क्या होगी? हम स्ट्रेस को बियर नहीं कर पा रहे होंगे. The stress can be physical stress, emotional stress, या फिर जैसा कि मौसम चेंज होता है तो हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो सर्दी या गर्मी को बियर नहीं कर पा रहे होते, टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, उनकी एबिलिटी कम हो चुकी होती है. तो ये एजिंग के प्रोसेस की वजह से होता है. इट इज़ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स. बॉडी के सब सिस्टम्स होते हैं जो वो थोड़ा डिक्लाइन शो कर रहे होते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे होते. ज़ाहिरी बात है जो चेंजेस होते हैं वो सेलुलर लेवल्स पे भी होते हैं. सो इस वजह से भी थोड़ा फैक्टर है ये. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ ओल्ड एज. पोर्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ साइकिल बिगिंस एट एज ऑफ 65 इज़ ओल्ड एज. यानी हमारी लाइफ का वो पोर्शन जो 65 ईयर्स ओल्ड की एज से स्टार्ट होता है वो ओल्ड एज कहलाता है. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट लेट एडल्टहुड. Further, we will discuss about gerontology. That what is gerontology? The branch of science in which we study about aging is called gerontology. Geriatrics. Care of aged people is called geriatrics. पाकिस्तान में तो ये नहीं होता, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जैसा आपने देखा होगा ओल्ड हाउस होते हैं, वहाँ पे सारे बुज़ुर्ग हज़रात इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं. तो वहाँ पे उनकी केयर करने को जेरिएट्रिक्स बोलते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है हम एक मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए हैं. हमारे यहाँ बड़ों की रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है और वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उनकी प्यार मोहब्बत के साथ, और उनकी केयर घर पे होती है. और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस विद एज. We will discuss the changes that will occur during aging process. First of all, we will discuss about biological changes, then neurobiological changes, and then psychological changes. First of all, I am going to tell you about that what are biological changes. Changes in immune system, change in musculoskeletal system, change in reproductive system, cardiovascular system, gastrointestinal system, endocrine system, respiratory system, and central nervous system. These are the changes that will occur in our biological systems. So biological systems में ज़ाहिरी बात है जब सेल्स जो होंगे वो भी एज के साथ साथ फंक्शंस में थोड़ा डिक्लाइन शो करेंगे, कमी आएगी उनके फंक्शंस में. इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा. जैसा कि आप एग्जांपल ले लें कि आजकल कोरोना है, ये कुछ वबाएँ होती हैं जो कहते हैं कि बुज़ुर्ग हज़रात उन्हें बियर नहीं कर पाते. ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी हमारा हड्डियों और पट्टों का सिस्टम है, स्केलेटल का सिस्टम है, तो ये भी थोड़ा वीक हो चुका होता है. हमारे मसल्स वीक हो चुके होते हैं. ये भी बायोलॉजिकल चेंज है जो एजिंग के साथ आता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होती हैं हमारे, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस आ चुकी होती हैं. हमारा हार्ट भी थोड़ा वीक हो चुका होता है.
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है इसमें भी चेंजेस आ चुकी होती हैं। हार्ट ऐसे वीक हो चुका होता है कि जो लोग ज़्यादा एज के होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देनी चाहिए। एकदम जब वो कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो वो बियर नहीं कर पाते। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो है जिसमें हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, सिक्रीशंस होती हैं केमिकल्स की, वो भी स्लो हो चुका होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्लो हो चुका होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है। ये सारे सिस्टम्स में थोड़े थोड़े जो चेंजेस आते हैं एज के साथ। देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस के न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन सी आती हैं। वेंट्रिकल्स एंड सब एराक्नोइड स्पेस इंक्रीज इन साइज। वेंट्रिकल्स जो हमारे होते हैं इनमें और सब एराक्नोइड जो स्पेसिस होती हैं इनमें चेंजेस आ चुकी होती हैं। जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे ये फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस हैं ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में। ये साइज में इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं और सब एराक्नोइड स्पेस जो होती है ब्रेन में वो भी इंक्रीज़ हो चुकी होती है। और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है एज के साथ साथ डिक्रीज़ हो जाता है, और स्पेशली सेरिब्रल और फ्रंटल लोब में, मतलब ब्रेन के सेरिब्रल और फ्रंटल लोब में ये डिक्रीज़ हो चुका होता है। सेल का लॉस हो चुका होता है। कहाँ पे होता है सेल का लॉस? कॉर्टेक्स में, हिपोकैम्पस में, सबस्टेंशिया nigra में एंड cerebellum. These are the parts of brain. देन एज के साथ साथ ऐसा होता है कि ब्रेन का वॉल्यूम 5% डिक्रीज़ हो जाता है जब हमारी एज होती है 30 ईयर्स की। मतलब 30 साल की एज में 5% हमारे ब्रेन जो होता है उसका साइज़, वॉल्यूम, इनमें फैलाव और उसका वेट थोड़ा कम हो चुका होता है। और जब हमारी एज पहुंचती है 80 साल की तो 10% ये मज़ीद कम हो जाता है वेट और वॉल्यूम। और जब 90 ईयर्स की एज हो जाती है तो 20% यानी 20% और कम हो जाता है। उसके अलावा जो टॉप प्रोटीन्स होती हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं और टैंगल्स बना लेती हैं, जैसे धागे उलझ जाते हैं ऐसे जो टॉप प्रोटीन्स हैं ये उलझ जाती हैं आपस में और नर्व्स के में, तो और इनके टैंगल्स बन जाते हैं जिन्हें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बोलते हैं। उसके अलावा जो टॉप प्रोटीन्स होती हैं ये लिंक होता है न्यूरोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान में, और ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्सॉन्स की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं। जो टॉप प्रोटीन्स होती हैं करती हैं मतलब। देन वी विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग कि एज के साथ साथ हमारी साइकी में या साइकोलॉजी में क्या चेंज आता है। एट द एज ऑफ 25 ईयर्स टू 60 और 70 ईयर्स IQ इज़ ऑन इट्स पीक। यानी 25 साल से 60 या 25 साल से 70 साल की एज के दरमियान में हमारा IQ लेवल अपनी पीक पे होता है। और एजिंग के प्रोसेस में 65 ईयर्स की एज के बाद यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारी होती है वो तो अल्टर नहीं होती, लेकिन जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाती है। लाइक हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती होती। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी होती है, मतलब हमारी याददाश्त जो परमानेंट वाली याददाश्त हमारे माइंड में स्टोर हुई होती है वो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती। आपने नोट किया होगा वक्त के साथ कुछ बुजुर्ग जात होते हैं जिनको चेहरे भी सही से याद नहीं रह रहे होते और वो आपको पहचान नहीं पा रहे होते। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, एजिंग के साथ साथ ऐसा हो जाता है। देन हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। हमें पता होता है किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, किस मौके पे क्या बोलना है और कैसे अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि एज के साथ साथ हमें सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, मतलब माशरे में हमें क्या क्या मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है। ओल्ड होम्स और लिव अलोन
कुछ कंट्रीज़ में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ओल्ड होम्स होते हैं, लोग अकेले रहते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे किया जाता है, ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ कराई जाती हैं जिनमें बुज़ुर्ग के साथ मिलके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ लिया, कुछ गेम्स खेल ली, कुछ एक्टिविटीज़ कर ली, ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। तो एजिंग के वक्त कभी भी अपने बुज़ुर्गों को तन्हाई का एहसास नहीं होने देना चाहिए, उनको तन्हा नहीं बैठने देना चाहिए, उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और उनको तन्हाई का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। ज़ाहिरी बात है वो अपना स्टेटस खो चुके होते हैं कुछ, और ओल्ड होम्स में शिफ्ट हो चुके होते हैं। अमेरिका वगैरह में अल्लाह का शुक्र है हमारी कंट्री ऐसी बुराइयों से पाक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही होती है कि वो अपना स्टेटस खो चुके होते हैं, मेंटली तौर पे डिप्रेस हो चुके होते हैं कि अब हमारा कोई स्टेटस नहीं है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस वो खो चुके होते हैं, जो वो पहले इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एजिंग के बाद वो महसूस करने लग पड़ते हैं कि हम दूसरों पे बोझ हैं और दूसरे लोग हमारा सहारा बने हुए हैं, हमारी वजह से उन्हें मुश्किलात हो रही हैं या वो हम पे एहसान कर रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आने देनी चाहिए उनको। देन उनकी इनकम लिमिटेड हो जाती है। ज़ाहिर बात है कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब ख़त्म कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो पाकिस्तानी कंट्री में तो हम जो लोग हैं हम अपने पेरेंट्स की सारी ज़रूरत पूरी करते हैं। जैसे बचपन में उन्होंने हमें लाड प्यार दिया होता है, हमारी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश पूरी करी होती है, तो हम उनकी कर रहे होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ओल्ड एज में उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाती हैं। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम्स है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है माशरे से। और दूसरा सबसे मेन प्रॉब्लम है लॉस ऑफ पार्टनर और स्पाउस। इंसान का जब पार्टनर चला जाता है तो तब भी उसे का जो एक बहुत बड़ा लॉस है ये होता है। जब पार्टनर होता है इंसान उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है, मुश्किल वक्त में उसकी राय ले सकता है, अच्छे वक्त में उसके साथ खुशी सेलिब्रेट कर सकता है और दुख सुख का साथी होता है। लेकिन ड्यूरिंग एजिंग ये एक बहुत बड़ा खिसारा है जो इंसान को फेस करना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी मिथ होती है डेट फिज़िकली जो फ्रेल्टी है वो ओल्ड एज में जाके आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये गलत बात है, गलत कॉन्सेप्ट है। इंसान फिज़िकली एक्टिव रह सकता है। इफ़ अ पर्सन विल डू एक्सरसाइज रेगुलरली ही कैन रिमेन फिट। ये टोटल एक डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है कि अच्छा अब इसकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है या दूसरों पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज के दौरान आप क्या सोचते हो या आपकी के माइंड की क्या डेवलपमेंट है? ये दो तरह की हो सकती है, इंटेग्रिटी या डिस्पेयर। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज़ इंटेग्रिटी और व्हाट इज़ डिस्पेयर। इंटेग्रिटी में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग ओल्ड एज एक पर्सन का एटीट्यूड क्या है लाइफ को लेके, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसने लाइफ में एक्सपीरियंस क्या क्या किया है। अगर एक इंसान ने अपनी लाइफ में अपने मकसद पूरे किए होते हैं, अच्छा किया होता है, अपने बच्चों की देखभाल की होती है और उनकी टेक केयर की होती है, मतलब देखभाल की होती है और अपने फ़राइज़ अच्छे से पूरे किए होते हैं, तो वो टेंशन फ्री होता है। उससे ये होता है कि मैंने आप जो कर सकता था मैंने किया, मैं अपने बच्चों के लिए भी जो कर सकता था मैंने किया। अब वो पुरसकून होता है। उसके एक्सपीरियंस कैसे हुए होते हैं लाइफ को लेके, रिलेटिव्स को लेके, ये चीज़ें भी उसे मेंटली तौर पर पुरसकून रखने में काफ़ी काम आती हैं। इंटेग्रिटी बेसिकली है फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फेक्शन विद लाइफ। देन आता है डिस्पेयर। इसकी पीछे वजूहात होती हैं परसिस्टेंस, इरिटेबिलिटी, डिस्गस्ट, फियर ऑफ डेथ। ऐसे इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद नहीं हासिल कर पाया होता या वो अपने बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाया होता, टाइम नहीं दे पाया होता, तो वो इस एज में जाके थोड़ा मायूस होता है कि वो टेंशन का भी शिकार होता है, वो काम नहीं कर पाया,
वो प्रॉपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाया, अब वो माशरे पे ख़ुद को बोझ समझता है, उससे मौत का भी खौफ होता है कि मैंने ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किए, अब मैंने ख़त्म भी होने वाला हूँ। तो लेकिन एक सक्सेसफुल जो एजिंग होती है वो यही होती है कि आपकी डिजीज़ कम हो, फिज़िकल फंक्शनल कैपेसिटी हो आप में, आप लाइफ में एक्टिवली इंगेज्ड हों, हाई कॉग्निटिव हों, डिजीज़ रिलेटेड डिसेबिलिटी जो है वो ना हो आप में, और आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी हो तो आपकी सक्सेसफुल एजिंग होती है और टेंशन फ्री होती है। इसलिए कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा। और ये बात कुरान पाक में भी वाज़िह है कि अच्छाई का सिला अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, आपको अच्छा मिलेगा, मोहब्बतें फैलाओगे मोहब्बतें मिलेंगी, नफ़रतें फैलाओगे नफ़रतें मिलेंगी। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, दुनिया मकाफ़ाते अमल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ दुनिया में अच्छा हो तो अच्छाई की शुरुआत आपको ख़ुद से करना पड़ेगी। आप अच्छे रहो, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा। ये था एजिंग का प्रोसेस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।